वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते बेटा हम लोग। चलिए बेटा, मैं रिवीजन स्टार्ट करने जा रहा हूं कैपिटल गेन हेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर अच्छा चैप्टर है। इसमें डायरेक्ट बड़ा क्वेश्चन तो नहीं बनता, जैसे सैलरी हेड का बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, सैलरी हेड, बिजनेस प्रोफेशन हेड। लेकिन ये हेड का नेचर कैसा है बेटा कि इसके अंदर सारे प्रोविजन सेग्रीगेटेड है। क्वेश्चन बनेगा टेक्निकल बनेगा, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, इसलिए टेक्निकल हेड में हम इसको बोल सकते हैं। छोटे छोटे प्रोविजंस बच्चों को उलझाते हैं। चलो कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन पे जाते हैं। कैपिटल गेन के लिए चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। अब देखो, कैपिटल गेन हेड में एंट्री करने के लिए 5 कंडीशन है। सबसे पहली बात, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी अ कैपिटल एसेट होनी चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट, ट्रांसफर मस्ट बी ऑकर्ड इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ट्रांसफर पर गेन या लॉस हो सकता है। गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड। अब समझो बेटा, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट का ट्रांसफर है, ट्रांसफर प्रीवियस ईयर में है, ट्रांसफर पर गेन या लॉस है और गेन एग्जम्प्टेड नहीं है। अगर पांचों कंडीशन पूरी होगी तो ऐसे केस में हम उस इनकम को लेके जाएंगे कैपिटल गेन। अब एक एक कंडीशन हम उठाते हैं। सबसे पहली कंडीशन मेरे सामने आती है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कैपिटल एसेट। बच्चों, जब कैपिटल एसेट को डिफाइन करने की बात आती है तो गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया काम करा। कैपिटल एसेट को डिफाइन करते समय इस तरह की डेफिनेशन बनेगी ताकि कोई भी एसेट छूटने ना पाए। गवर्नमेंट का कहना बनता है कैपिटल एसेट इंक्लूड ऑल एसेट, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, रियल, फिक्टिशियस। अब तो सभी प्रकार के एसेट को शामिल कर लिया। अब ऐसा करने से अगर व्यक्ति अपने घर का फर्नीचर या घर की यूटेंसिल या घर पे न्यूज़पेपर की रद्दी बेचा ना, वो भी कैपिटल एसेट की कैटेगरी में आ जाती है। गवर्नमेंट ने बाद में एक रिलैक्सेशन दिया कि जो लोग कैपिटल एसेट से कुछ चीजों को बाहर करते हैं। सबसे पहले स्टॉक इन ट्रेड को बाहर करा। उसको बाहर करने से कोई मतलब था भी नहीं कि स्टॉक यानी गुड्स की खरीदी बेची पे टैक्स वैसे बिजनेस हेड में लगता है। एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को हम कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, बड़ी रूरल एरिया में होना चाहिए। और रूरल एरिया का डेफिनेशन, उसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा ना हो। 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन वाला अगर एरिया है और वहां अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो गवर्नमेंट उसको टैक्सेबल करेगी। अच्छा, अब इंदौर शहर की बात करें तब इंदौर शहर के अंदर किसी बंदे के पास खेती की जमीन है, उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन बात क्या आती है, इंदौर नगर निगम की सीमा के बाहर भी इंदौर बहुत ज्यादा फैल चुका है और वहां की जमीनें भी बहुत कीमत रखती है। इसलिए सरकार बोलती है कि अगर कोई ऐसा एरिया है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में है, तो 10,000 से 1 लाख के बीच में पॉपुलेशन, वहां एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है। उसके 2 किलोमीटर के पैरामीटर के अंदर भी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो टैक्सेबल है। 1 लाख से 10 लाख के बीच की पॉपुलेशन किसी शहर, गांव, विलेज, तहसील, टप्पे की है, वहां की एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है। उसके 6 किलोमीटर के पैरामीटर के अंदर की भी एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है। कोई शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, वहां की एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल है। उसके 8 किलोमीटर के पैरामीटर की एग्रीकल्चर लैंड भी टैक्सेबल है। गवर्नमेंट ने पर्सनल इफेक्ट को कैपिटल एसेट से बाहर करा बेटा। पर्सनल इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं ना, यानी व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली संपत्ति है। अब व्यक्तिगत उपयोग में आने वाली संपत्तियों को गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया। जैसे आपने अगर अपने घर पे रखा हुआ टेलीविजन बेचा, रेफ्रिजरेटर बेचा, या आपके घर की कोई पर्सनल कार है वो आपने बेची, पर्सनल स्कूटर बेचा, कोई भी एसेट, पहनने के कपड़े बेचे, यूटेंसिल्स बेचे, क्योंकि पुराने समय में पहनने के कपड़े देखिए बदले में यूटेंसिल्स लेने का सिस्टम था और उस पर बड़ा इंटरेस्टिंग जजमेंट भी कोर्ट का आया हुआ है।
तो अगर आपने पर्सनल इफेक्ट बेचे तो टैक्स नहीं लगेगा, बट वो कैसे होने चाहिए? मूवेबल। लेकिन ज्वेलरी बेची टैक्स लगेगा। कुछ ऐसे भी समझदार लोग हैं, कपड़े बेच के आ गए, घर के बर्तन भांडे बेच के आ गए, घर की सारी ज्वेलरी पहन ली, बप्पी लहरी बन गए और ही साबित करे, बोले साहब हमने तो ऐसे ही रिहायशी ठाट बाटे तो पर्सनल यूज किए, ऐसे ही जीते आए बोले। सरकार बोलती है सब फालतू बातें हुई, टैक्स लगेगा। ऐसे ही अगर आपने अपने पहनने के कपड़े या फर्नीचर, घरों के फर्नीचर, इसमें अगर गोल्ड सिल्वर डायमंड, कई ऐसे लोग हैं जो शर्ट सिलवाया, बटन जो है डायमंड के, गोल्डन वर्क करा लिया, सिल्वर थ्रेड आजकल आते हैं, शायद सिल्वर थ्रेड आते हैं, सिल्वर थ्रेड से कारीगरी करा ली, प्रीसियस स्टोन ऐसे 5-5 किलो के बांध लिए वो पुराने समय में राजा महाराजा जंग के लिए जाते थे ना बेटा ऐसे। तो अब आप देखो, अगर आपने गोल्ड सिल्वर डायमंड प्रीसियस मेटल स्टोन बेचा, ये पहनने के कपड़े के साथ, फर्नीचर के साथ अगर है तो इन पर टैक्स लगेगा। लेकिन हाँ, सिल्वर यूटेंसिल को गवर्नमेंट एग्जाम करा है। इसी तरह से आपके घर में कोई ड्राइंग है, पेंटिंग है, हिस्टोरिकल वैल्यू रखने वाली कोई असेट है, वो भी कैपिटल असेट की कैटेगरी के अंदर आती है। यही बच्चों ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे बॉन्ड हैं जो कि गवर्नमेंट ने कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर की है, जैसे गोल्ड बॉन्ड, जैसे गोल्ड बॉन्ड इशूड अंडर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999, इसी तरह से स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991, इसी तरह से 6.5% गोल्ड बॉन्ड, इसी तरह से 7% गोल्ड बॉन्ड और नेशनल डिफेंस बॉन्ड। ये तमाम बॉन्ड्स को भी गवर्नमेंट ने कैपिटल असेट की डेफिनेशन से बाहर करा। अब बच्चों, ये तो मैंने कैपिटल असेट की डेफिनेशन से एक्सक्लूजन बताए, कुछ स्पेसिफिक बातों को कैपिटल असेट में इंक्लूड भी किया है। एनी राइट इन रिलेशन टू इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से संबंधित आपके पास किसी भी प्रकार का कोई अधिकार है, या आपके पास किसी भी प्रकार की असेट है, भले वो टेंजिबल इंटेंजिबल किसी भी असेट हो, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा कोई सिक्योरिटी सेबी गाइडलाइंस के ध्यान में रखते हुए खरीदी गई, तो ये सब भी कैपिटल असेट की डेफिनेशन में आएगी। चलो बताइए बेटा, कैपिटल गेन में एंट्री करने की कितनी कंडीशन है बच्चों? 5। पहली कंडीशन बेटा, कैपिटल असेट के लिए सेक्शन 214। सेकेंड कंडीशन, सिर्फ कैपिटल असेट होने से काम नहीं चलेगा, कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए, और ट्रांसफर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर दी है। अब देखो बेटा, ट्रांसफर शब्द कितना बड़ा है। ट्रांसफर में सेल शामिल है, एक्सचेंज शामिल है, रेलिंक्विशमेंट शामिल है, एक्सटिंग्विशमेंट। सेल मतलब हमने किसी को असेट बेची, बदले में कंसिडरेशन लिया। एक्सचेंज मतलब असेट दी, बदले में कोई दूसरी असेट ली। रेलिंक्विशमेंट मतलब रेलिंक्विशमेंट शब्द का मतलब निकलता वन पार्टी लूजिंग अनदर पार्टी गेनिंग। हमने किसी को मकान गिफ्ट कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया। एक्सटिंग्विशमेंट, इसका मतलब निकलता बेटा वन पार्टी लूजिंग नो वन इज गेनिंग। जैसे किसी जमीन पे से हमने या किसी प्रॉपर्टी से अपना हक त्याग कर दिया। कई बार होता ना कि सब कोई प्रॉपर्टी हमारी गांव में पड़ी है, अब हम इंदौर शहर या मान लो अमेरिका में जाके आप सेटल हो गए, अब वो गांव की प्रॉपर्टी की तरफ आपका ध्यान भी नहीं, देखने जाना ना कोई देख रहे, ठीक है साहब, रेलिंक्विश कर दिया, सॉरी एक्सटिंग्विश, बराबर। तो गवर्नमेंट उसको भी क्या मानती है? ट्रांसफर। ट्रांसफर के अंदर क्या क्या गया? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट।
कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ असेट बाय गवर्नमेंट। अगर सरकार ने आपकी प्रॉपर्टी को कंपल्सरी खरीद लिया तो सरकार उसके बदले में कंपेंसेशन देती है। वो कंपेंसेशन आपके लिए सेल कंसिडरेशन माना जाएगा। और सेक्शन 45(5) में कैपिटल गेन निकालना सिखाऊंगा। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपने अपनी कैपिटल असेट को स्टॉक में बदल दिया। सेक्शन 45(2) में मैं सिरीन भाई के कुका का जजमेंट आपको बताऊंगा। और जिस डेट को आपने कैपिटल असेट को स्टॉक में बदला ना, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान के हम कैपिटल गेन असेस करेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी या रिडम्पशन, तो जो मैच्योरिटी की वैल्यू मिलेगी ना, वो सेल वैल्यू मानी जाएगी। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, याद करो बेटा, मैंने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि कई बार हम सामने वाले व्यक्ति को मकान पर या प्रॉपर्टी पर फिजिकल पोजीशन दे देते हैं और बदले में हमें पार्ट कंसिडरेशन आया। हमारे पास आया पार्ट कंसिडरेशन, हमने फिजिकल कब्जा दे दिया, भले अभी आपने रजिस्ट्री नहीं करी। अब रजिस्ट्री नहीं करी तो कई बार बात उठेगी सब कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। यहां गवर्नमेंट बोलती है सेक्शन 53A ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की तीनों शर्तें पूरी हो जाएगी ना, हम कैपिटल गेन लगा सकते हैं। लगा नहीं सकते, लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को डाउट है कई बार आपके अच्छे रिलेशन होने के कारण आप उसकी रजिस्ट्री की प्रोसेस को डिले कर रहे हो और कैपिटल गेन से बच रहे हो। अंदर अंदर पैसा लेके बैठे हो, चाबी देके बैठे हो, वो उसके मकान को यूज कर रहा है, आप अपने पैसे को यूज कर रहे हो और कैपिटल गेन से बचने के लिए आप रजिस्ट्री को लिंक ऑन कर रहे हो। गवर्नमेंट बोलती नहीं साहब, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 53A तीनों कंडीशन अगर पूरी होती है तो सभी टैक्सेबल है। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था, सुनना जरा बच्चों ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि कई बार इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी के शेयर्स या मेंबरशिप ट्रांसफर से हो जाता है। जैसे बहुत अच्छे से याद करो, मैंने सुखसागर हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का जजमेंट आपको पढ़ाया था HPhead में। मैंने कहा था साहब, मालिक कौन है? सोसाइटी, और आप सोसाइटी के मेंबर हो या शेयर होल्डर, और आपको अगर प्रॉपर्टी बेचनी हो, मेरे को खरीदनी है, तो पहले मेरे को सोसाइटी के शेयर लेने पड़ेंगे। मतलब मैं आपसे 50 लाख का फ्लैट ले रहा हूं और 1000 शेयर भी ले रहा हूं सोसाइटी के, या 50 लाख का फ्लैट ले रहा हूं और साथ में सोसाइटी की मेंबरशिप भी ले रहा हूं। तो अगर आपने कोई शेयर ट्रांसफर किए, मेंबरशिप ट्रांसफर की, उससे आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट भी ट्रांसफर हो रहा है, तो अगर उसको भी ट्रांसफर मानेगी सरकार। बात समझे बेटा? चलो बताओ, कैपिटल गेन हेड में एंट्री करने की कितनी कंडीशन बच्चों? 5। पहली कंडीशन, देयर मस्ट बी ए कैपिटल एसेट। सेकंड कंडीशन, ट्रांसफर। अब रुको, मैंने पहली कंडीशन क्या बताई थी बेटा? कैपिटल एसेट। अब कैपिटल एसेट भी दो प्रकार की हो सकती है बेटा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म तय करने के लिए यूजुअली समय सीमा है 36 महीने। अगर आपने 36 महीने तक प्रॉपर्टी अपने पास रखी, बराबर ना, 36 महीने तक रखी या विद इन 36 मंथ आपने उसको बेची है, तो ऐसे केस में कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और अगर 36 महीने से ज्यादा आपने पीरियड होल्ड किया है उस प्रॉपर्टी को, तो असेट लॉन्ग टर्म है, तो उसका गेन भी लॉन्ग टर्म होगा। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के केस में। याद करिए, मैंने आपको बताया था गम शेयर डिबेंचर 0, गम फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यू फॉर यूटीआई यूनिट, एम फॉर म्यूचुअल फंड यूनिट, शेयर यानी लिस्टेड शेयर्स, देन डिबेंचर लिस्टेड डिबेंचर एंड जीरो कूपन बॉन्ड। यहां मैंने बताया था कि यहां शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने का टाइम लिमिट है। कोडवर्ड दिखाया था, शायद आपको ध्यान होगा, गम शेयर डिबेंचर, भूल गए यार?
है ना, लिखा होगा आपकी कॉपी में, गम शेयर डिबेंचर। चलो बहुत ही ध्यान से सुनना बच्चों, गम शेयर डिबेंचर के केस में हम शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैसे तय करेंगे, 12 महीने। क्लियर? अच्छा, 24 महीने का एक नया अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने कर दिया है। शेयर्स अगर अनलिस्टेड है और साथ ही साथ लैंड या बिल्डिंग यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इनको भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में बाइफरकेट करने के लिए गवर्नमेंट बोल चुकी 24 महीने का समय। 24 महीने के अंदर अगर आप बेचोगे ना तो शॉर्ट टर्म, और 24 महीने से ज्यादा होल्ड करने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। पक्का बेटा? अभी थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, हाँ, इसमें क्वेश्चन बनेगा बेटा। ज्वेलरी कितना समय देखोगे, 36 मंथ। प्लॉट 24 मंथ। बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड शेयर्स, यूटीआई के लिस्टेड यूनिट्स, डिबेंचर 12, लिस्टेड डिबेंचर। यूजुअली डिबेंचर लिस्टेड ही होंगे। चलिए जी वापस आ जाइए, आप मेरे को बताइए वापस से बेटा, मैं बेसिक में हूं बच्चों अभी कैपिटल गेन में। आप बताओ बेटा, कैपिटल गेन हेड में एंट्री करने की कितनी कंडीशन बच्चों? वेरी गुड, 5 कंडीशन एक बच्चा बोल सकता है, रहने दो मेरे को याद है। बोलो बेटा, पहली कंडीशन सेक्शन, दूसरी कंडीशन ट्रांसफर सेक्शन, शाबाश। तीसरी कंडीशन ट्रांसफर मस्ट बी इन प्रीवियस ईयर। चौथा कंडीशन गेन या लॉस। पांचवा कंडीशन गेन शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड। अब सुनो, कई सारे कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड है बेटा, जैसे सेक्शन 54 में बताऊंगा मैं, रहने के मकान का पैसा रहने के मकान में लगा दिया। 54B में बताऊंगा मैं, एग्रीकल्चर लैंड का पैसा एग्रीकल्चर लैंड में लगा दिया। 54D में बताऊंगा मैं, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग का पैसा इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग में लगा दिया। 54F के अंदर हम पढ़ेंगे कि साहब आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है और उसका सेल कंसिडरेशन रहने के मकान में लगा दिया। 54EC के अंदर मैं बताऊंगा मैं, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो आपने नोटिफाइड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज के अंदर लगा दिया, तो एग्जम्पशन है। चलो बोर्ड पे देखना, बच्चों जब कैपिटल गेन हेड में पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, सुनना बेटा ध्यान से बच्चों, सब बच्चे। संभव, संभव नाम है ना, हाँ, तो उधर तो कुछ और बोलते थे यार, मैं संभव समझा, वहां से यहां तक नाम चेंज कर लिया आपने। चलो चलो इधर बिल्डर। बेटा कैपिटल गेन हेड की पांचों कंडीशन अगर पूरी हो जाती ना, तो फिर ऐसे केस में कैपिटल गेन हेड का कैलकुलेशन करते। कैलकुलेशन करने का पैटर्न मैंने आप लोगों को बताया था, और पैटर्न के अंदर मैंने आपको बताया था चार्जिंग, सॉरी, कंपटीशन का सेक्शन है 48, और सेक्शन 48 में कंपटीशन कैसे करेंगे? सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म में तो हेडिंग दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लेंगे। अब बच्चों ये जो सेल कंसिडरेशन लेते हैं हम, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों प्रकार के कंसिडरेशन को लेके चलते हैं। कई बार ऐसा होता है मैंने मकान बेचा, बदले में सामने वाले से कुछ पैसा मैंने कैश लिया, कुछ ज्वेलरी ले ली, वट एवर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों कंसिडरेशन को हम यहां जोड़ेंगे। ट्रांसफर के खर्चों को इसमें से माइनस करते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंस जस्ट लाइक सेलिंग एक्सपेंसेस। ये मेरे पास आता नेट सेल कंसिडरेशन, देन माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब इस प्रॉपर्टी को ओरिजिनली एक्वायर करने में जो आपकी लागतें लगी थी। देन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए सेक्शन 55 1B साफ तौर पे बोलता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वही माइनस करेंगे जो 1 अप्रैल 2001 के बाद इनकर्ड हुई, और ये खर्चा कैपिटल नेचर का होना चाहिए।
बराबर बेटा। अब इसे तो शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो 2001 तक मेरे को जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो असेट होगी जो विद इन 3 ईयर के अंदर ही मैंने सोल्ड आउट कर दी होगी। और मकान है तो फिर मैंने 24 महीने के अंदर ही बेच दी। फिर भी बातें क्लियर है। ये जो कैपिटल गेन आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। चलो जी, कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म है तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लेंगे। सेल कंसिडरेशन में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी व्हाटएवर दोनों प्रकार के कंसिडरेशन आएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आया। हम यहां से माइनस करते हैं इंडेक्स कॉस्ट। देखो क्या था बेटा, शॉर्ट टर्म के अंदर तो प्राइस लेवल का इतना डिफरेंस मायने नहीं रखता है। लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के कारण अगर सिर्फ आप कॉस्ट माइनस किए ना, तो कैपिटल गेन बहुत ह्यूज अमाउंट का आएगा, जितना कि जेन्युइनली हुआ नहीं है। वो जो बड़ा भारी आपको गेन दिखाई देगा ना, वो इन्फ्लेशन के कारण आपको दिखाई देगा, जेन्युइन गेन नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहां इंडेक्स कॉस्ट करने की परमिशन दी थी इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म। और इंडेक्स करने के लिए गवर्नमेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एवरी ईयर जारी करती है, और उसके लिए सन 2001 को बेस ईयर लिया हुआ है। हम एक्चुअल कॉस्ट को लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स से। मान लीजिए आपने खरीदा था 2001-2, तो 2001-2 के इंडेक्स से डिवाइड करेंगे, और ये मेरे सामने इंडेक्स कॉस्ट आएगी। अब जब मैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करूंगा तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन 55(1)(b) कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को माइनस करने की बात करता है। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते समय दो बातें ध्यान रखोगे। हम 1 अप्रैल 2001 के पहले की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस नहीं कर पाते, उसके बाद की कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दूसरी बात, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कौन से नेचर का होना चाहिए? कैपिटल नेचर। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जिस ईयर कराया उस ईयर का इंडेक्स लगाएंगे। मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है और उसने पिछले साल इंप्रूवमेंट कराया, तो वहां 3 साल मत देखते बैठना, समझे आप? एक बार अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर आपको इंडेक्स करना ही है। चलो, ये आपने सपोज करें 2005-6 में आपने इंप्रूवमेंट कराया था, और 5-6 में इंप्रूवमेंट कराया तो डिवाइड करेंगे बेटा 5-6 के इंडेक्स से और मल्टीप्लाई करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स से। ये इंप्रूवमेंट मान लो आपने 10-11 में कराया था, तो डिवाइड करेंगे 10-11 के इंडेक्स से, मल्टीप्लाई कर देंगे करंट ईयर के इंडेक्स से, तो ऐसे केस में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ जाएगी। देन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मेरे पास आया, और अब ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सेक्शन 112 इसकी टैक्स की रेट तय करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे फ्लैट टैक्स की रेट है 20%। आगे आएगा 112, मैंने बताया 112, बहुत ज्यादा आपको आगे जाने की जरूरत नहीं, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे, इतना तेज न चले। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स की रेट कितनी परसेंट रहेगी? 20%। चलो बोर्ड पे देखो, नो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख है और वो पूरी नहीं हो पा रही है, मान लो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी अन्य इनकम 2 लाख की है और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितने की है? 2.5 लाख की है, तो बोलो कितनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी अनएग्जॉस्टेड रह गई? वो 50,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ करने के बाद बचे हुए गेन पे 20% का टैक्स रेट लगा देंगे हम। बराबर बेटा? क्लियर? अच्छा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एटीसी से एटीयू की डिडक्शन नहीं देते हम। क्लियर? चलो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहली बात, लॉन्ग टर्म के केस में आपको इंडेक्सेशन करना है। बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में इंडेक्सेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां उसका कंपेंसेशन आपको ब्याज हर साल मिलता जाता है। हाँ, एक और बात,
डेप्रिसिएबल असेट, डेप्रिसिएबल असेट का कैलकुलेशन करने के लिए सेक्शन 50 बना हुआ है। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएबल असेट पर कैपिटल गेन निकालने की बात करता है, और डेप्रिसिएबल असेट का कैपिटल गेन ऑलवेज शॉर्ट टर्म होगा। अगर असेट आपने 1 अप्रैल 2001 के पहले की खरीदी है, अब हमारे सामने दिक्कत यह आ जाएगी कि 1 अप्रैल 2001 के पहले की खरीदी हुई असेट है, तो 2001 के पहले का हमारे पास इंडेक्स नंबर अवेलेबल नहीं होगा। सेक्शन 55 सबसेक्शन 2 आपको ये ऑप्शन देता है, विकल्प देता है कि अगर असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले की है तो ऐसे केस में आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में एक्चुअल कॉस्ट को ले सकते हैं, या 1 अप्रैल 2001 के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू को भी कॉस्ट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। बड़े बार किसी को भी आप कॉस्ट कंसीडर करो चलेगा, लेकिन उसको इंडेक्स हम 100 डिवाइड करके ही करेंगे। सेल्फ जनरेटेड असेट, सेल्फ जनरेटेड असेट जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल हुआ, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कितनी मान के चलेंगे हम? 0। बोनस, बहुत ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर बोनस शेयर इश्यू हो गए थे तो उसकी कॉस्ट लेके चलते 1 अप्रैल 2001 के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन 2001 के बाद अगर बोनस शेयर इश्यू हुए तो उसकी कॉस्ट हम लेके चलते हैं 0। चलो, नॉर्मल कैलकुलेशन सब बच्चों को क्लियर हुआ? नॉर्मल कैलकुलेशन सब बच्चों को क्लियर हुआ? अब मैं बात करने जा रहा हूं कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल असेट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 डेप्रिसिएबल असेट पर कैपिटल गेन निकालने की बात करता बेटा। यहां पर बच्चों हम ब्लॉक कंसेप्ट में चलेंगे। ब्लॉक कंसेप्ट में कैसे चलेंगे समझो। पहली बात तो डेप्रिसिएबल एसेट का कैपिटल गेन कैसा होगा? शॉर्ट टर्म। बिजनेस हेड वाला कंसेप्ट लगेगा जो कि सेक्शन 32 में लगाते आए थे। सबसे पहले आपके पास ओपनिंग डब्ल्यूडीवी होगा। करंट ईयर में कुछ परचेस करा तो ब्लॉक से रिलेटेड परचेस को जोड़ो, सेल है तो ब्लॉक से रिलेटेड सेल को घटाओ। उसके बाद दो बातें देखो, अगर आपके पास ब्लॉक में असेट और वैल्यू दोनों बचा तो डेप्रिसिएशन लगाओ, अन्यथा कैपिटल गेन आएगा। और कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म कुछ भी हो सकता है। कैसे कुछ भी हो सकता है? शॉर्ट टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा। कैसा गेन होगा? शॉर्ट टर्म। डेप्रिसिएबल असेट पर कैपिटल गेन ऑलवेज कैसा होगा? शॉर्ट टर्म। कभी कभी ऐसी भी नौबत आएगी ब्लॉक में 4 असेट है, एक ही आपने बेच दिया 8 लाख में, तो 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल। अभी भी ब्लॉक में कितनी असेट बची? कौन कौन सी? अब मेरे को ये बताए क्या ये ब्लॉक नेक्स्ट ईयर कैरी ऑन होगा कि नहीं होगा? ये ध्यान रखना, ब्लॉक में जब तक एक भी असेट है तब तक ब्लॉक कैरी ऑन होगा। बराबर बेटा? ब्लॉक में एक भी असेट है, ब्लॉक कैरी ऑन होगा। उसके पीछे का थॉट सीधा सा है, जब भी आप ब्लॉक में असेट लाए थे तो उसकी कॉस्ट को आपने ब्लॉक के अंदर जोड़ा, और कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट के बराबर के बेनिफिट लेके बैठे हो। और असेट अगर जिंदा है अभी तो उसको जब भी बेचोगे, भले स्क्रिप का भाव बेचोगे, तो सरकार को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। उस पर टैक्स लेने का सौभाग्य सरकार छोड़ नहीं सकती। चल वापस आ जाओ, सब बच्चे का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, इंडेक्स नंबर बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो अब मैं स्पेशल प्रोविजन बताने जा रहा हूं। सब बच्चे बोर्ड पे देखो बेटा।
चलो मिला, बोर्ड पे देखो। इंश्योरेंस रिसिप्ट, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो कभी कोई कैपिटल एसेट लॉस हो जाए, जैसे लॉस बाय फायर है, लॉस बाय एक्सीडेंट है, इस तरह का कोई लॉस हो जाए, तो उस लॉस पर आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा। हम उस पर भी कैपिटल गेन का कंपटीशन करेंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी या किसी अदर पर्सन से क्लेम मिला उसको सेल वैल्यू मान के चलेंगे। तो होता है बात है, आपकी मशीन अगर लॉस हो गई तो क्लेम कम ही मिलता है और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस निकल के आएगा। सही बात है, लॉस हुआ तो लॉस का कैलकुलेशन भी होना चाहिए। सेक्शन 45(2), यहां मैंने आपको बताया था कैपिटल एसेट को, ध्यान से सुनो बेटा, सेक्शन 45(2) इंपॉर्टेंट सेक्शन। सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे, वर्किंग नहीं बेटा, कलाबाजी नहीं। सेक्शन 45(2), कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। यहां बच्चों मैंने शिरीन बाई के कोका का जजमेंट आप सब बच्चों के सामने रखा था कि 80 ईयर ओल्ड ये पारसी लेडी थी और इन्होंने, इनके पास जो पुराने समय के शेयर्स थे वो इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए थे। अच्छा, शेयर्स को अब इन्होंने बेचा। अब बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता। इन्होंने दिमाग ये लगाया कि जो घर पे रखे हुए शेयर्स थे उसको अब ये दिखा दिया कि साहब हमने तो शेयर खरीदने बेचने का बिजनेस चालू कर लिया, और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा दिया कि जो शेयर्स मेरे घर पे रखे हुए थे असेट के तौर पे, अब मैं उसको अपने ऑफिस यानी दुकान पे लेके आ गई हूं और ये अब मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। और जिस तारीख को स्टॉक में बदला वहां से 4-6 महीने के अंदर उसको बेच दिया। तो जिस तारीख को स्टॉक में बदला और बेचा उसके बीच में थोड़ा बहुत जो प्राइस इंक्रीज हुआ उसको बिजनेस प्रोफेशन हेड की इनकम दिखा दिया। कैपिटल गेन से बचे ये बोल के कि सब जो असेट मेरे घर पे रखी हुई थी उसको मैं दुकान पे लेके आ गई हूं। तो असेट को घर से दुकान पे लाना, आप इसको ट्रांसफर तो नहीं बोल सकते क्योंकि घर भी मेरा है और दुकान भी मेरी। शिरीन बाई के कोका के जो आर्गुमेंट थे इतने परफेक्ट थे कि हाँ, हमारी कोर्ट ने शिरीन बाई के कोका के फेवर में जजमेंट दिया था। सरकार इस जजमेंट में बुरी तरह हार जाने के बाद सरकार ने सेक्शन 45(2) लॉन्च किया था और इसमें कहा था कि अब अगर कोई भी बंदा अपनी कैपिटल असेट को स्टॉक में बदलेगा तो इस कन्वर्जन को भी हम ट्रांसफर मानेंगे और उस पर टैक्स लगाएंगे। लेकिन यहां सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दिए, वो जरा ध्यान से सुनो। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एग्जांपल से बहुत ध्यान से सुनना, ये सब आप लोगों को कराए में ध्यान से देखना। 2010-11 में आपके पास शेयर थे 1,20,000 के। आपने 22-23 के अंदर इसको स्टॉक में बदल दिया, मतलब शेयर आपके घर पे थे, आप उसको दुकान पे लेके आ गए और ये साबित करें कि साहब मैं खरीदी बेची का धंधा कर रहा हूं उसका, और आपने इसको वास्तव में बेच भी दिया स्टॉक के तौर पे। अब गवर्नमेंट बोलती है भैया आपने कन्वर्जन 22-23 में करा तो 22-23 में कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होगा, और 22-23 में जब कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करेंगे तो जिस डेट को शेयर्स को आपने स्टॉक में कन्वर्ट करा उस दिन के फेयर मार्केट वैल्यू को हम सेल वैल्यू मानते हैं। पक्का? कॉस्ट उसकी वॉटेवर जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उसको इंडेक्स करना वो अपनी रूटीन की बात है। ये निकल के आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात को सुनना पड़ेगा बच्चों। आप शेयर्स को अपने दुकान तक तो लेके आ गए, टैक्स का कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने कर लिया, ये कैलकुलेशन करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो कर दीजिएगा।
लेकिन टैक्स भरेंगे तब जब अल्टीमेटली प्रॉपर्टी बिक जाए। और प्रॉपर्टी अल्टीमेटली बिकी है प्रीवियस ईयर 23-24 में। तो 23-24 में देखो जितने में एक्चुअल में बिकी, जितना इसका फेयर मार्केट वैल्यू था, दोनों के बीच का डिफरेंस तो ये बिजनेस सेट की इनकम हो गई। और कैपिटल गेन का ये जो कैलकुलेशन करके आपने रखा हुआ था, ये इस साल हो जाएगा टैक्सेबल। तो कैपिटल गेन का कैलकुलेशन उस ईयर में होगा जिस ईयर में आपने कन्वर्जन करा, बट टैक्स हमें उस ईयर में भरना है जिस ईयर में अल्टीमेटली प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हुई। तो ये एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल था। अगर आपके पास किसी कारण से नोट डाउन नहीं है तो इसका फोटो ले लो भाई, ताकि एक ही एग्जांपल से सारी बातें क्लियर हो जाए। और है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 45(2)(a) डीमेट अकाउंट। सुनना ध्यान से, ये कुछ प्रोविजन मैंने आखिरी में पढ़ाए थे, जिस ऑर्डर में आ रहे हैं उस ऑर्डर में नहीं पढ़ाए, क्योंकि कारण क्या, मेरे को कैपिटल गेन एक ऐसा टेक्निकल हेड था, उसको कंसेप्ट की कंटिन्यूटी में पढ़ाना पड़ता है। सुनना, डीमेट अकाउंट। अब देखो, डीमेट अकाउंट के माध्यम से हम खरीदी बेची करते हैं। तो जो डीमेट अकाउंट है, जहां पर जिस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डीमेट अकाउंट हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो है आपके लिए ट्रांसफरर। कल से क्वेश्चन उठेगा कि साहब कैपिटल गेन वो भरेगा क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने प्रोविजन बना दिया, डीमेट अकाउंट के थ्रू भी खरीदी बेची करी है तो ट्रांसफरर टैक्स नहीं भरेगा। उसका जो बेनिफिशियरी, आप उसके बेनिफिशियरी हो, आप टैक्स भरोगे। और कैपिटल गेन का जब कैलकुलेशन करने जाओगे तो कई बार क्या होता है, हम शेयर्स खरीदते हैं लॉट में। हमने एक ही कंपनी का एक लॉट खरीदा 10 रुपए में, दूसरा लॉट खरीदा 11 में, तीसरा लॉट खरीदा 12 में, ऐसे मिला के टोटल 500 शेयर खरीदे। 500 में से हमने 400 बेच दिए। 400 की सेल वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन कॉस्ट अलग अलग डेट पे अलग अलग थी। तो कैपिटल गेन निकालते समय गवर्नमेंट सेक्शन 45(2)(a) में बोलती है कि फीफो मेथड शुड बी यूज्ड। तो सेक्शन के अंदर दो बातें बताई थी कि जो बैंकर है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डीमेट अकाउंट ऑपरेट करा, वो टैक्स नहीं भरेगा, टैक्स बेनिफिशियरी भरेगा। एक बात और कैलकुलेशन होगा फीफो मेथड से। 45(3) यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि पार्टनर ने कैपिटल असेट पार्टनरशिप फॉर्म को दी। किसने कैपिटल असेट दी बेटा? ये देखो बच्चों, बोर्ड पे देखो, ये पार्टनर, ये देखो हितेश का ही एग्जांपल है। आज भी एग्जांपल इतिहास में दर्ज है, न जाने कितनी और बैच में एग्जांपल आएगा हितेश, बराबर। अभी हितेश नाम का बंदा, हाँ, अभी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बने। हितेश नाम का बंदा मान लो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेके आता था, आप एंट्री कर देते हो फर्म की बुक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू हितेश कैपिटल। लेकिन कई बार ये बंदा क्या करता है, बैंक के बजाय बिल्डिंग लेके आया, प्लांट एंड मशीन लाया, कार लाया, बराबर बेटा, फर्म अपनी बुक में एंट्री करती है। लेकिन इनकम टैक्स इसको ट्रांसफर मानता है कि जो असेट पर्सनल थी वो अब किसकी हो गई? फर्म की। तो इनकम टैक्स क्या मानता बच्चों उसको? ट्रांसफर। कैपिटल गेन लगेगा, कैपिटल गेन लगाओगे तो सेल वैल्यू क्या मानोगे? बस ये छोटी सी बात है बेटा, जो बुक वैल्यू इन द बुक्स ऑफ फर्म है, किसकी बुक में? बस इतनी सी बात ध्यान रखना, बाकी सारी बातें रूटीन है। और ये प्रोविजन अगर मान लो आपने असेट फर्म को दी है किसी पार्टनर ने तो भी लगेगा, मेंबर ने असेट एओपी को दी तो लगेगा, मेंबर ने असेट बीओई को दी तो लगेगा। लेकिन अगर मेंबर ने असेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को दी तो ये प्रोविजन नहीं लगेगा, और मेंबर ने असेट कंपनी को दी तो प्रोविजन नहीं लगेगा। क्या प्रोविजन है बेटा? एक लाइन में याद करो भाई,
पार्टनर ने एसेट किसको दी? फर्म को। चलो इसका अपोजिट, फर्म ने एसेट दी पार्टनर को, बराबर बेटा। अब देखो सिचुएशन क्या बनेगी। ये एक पार्टनरशिप फर्म है और ये पार्टनर ए बी सी डी। अब ये पार्टनरशिप फर्म का जब हम बंटवारा करने जा रहे हैं तो पार्टनर लोगों के बीच में एसेट बांट रहे हैं, किसी को बिल्डिंग दे रहे हैं, किसी को मशीन दे रहे हैं, किसी को फर्नीचर दे रहे हैं, किसी को शेयर सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो बताओ जी हां, ट्रांसफरर कौन है? फर्म। कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा? फर्म पे लगेगा। फर्म ने एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए ना बेटा, कैपिटल गेन टैक्स किस पे लगेगा? फर्म पे लगेगा। अब सेल वैल्यू क्या मान के चलोगे? बस ये मुद्दा है, जिस डेट को एसेट ट्रांसफर की उस डेट की फेयर मार्केट वैल्यू, बराबर बेटा। लॉजिक यहां तक क्लियर? अगेन, अगर पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को एसेट दी, ये लगेगा। अगर एओपी ने एसेट मेंबर को दी तो भी प्रोविजन लगेगा, और अगर बीओआई ने एसेट मेंबर को दी तो भी ये प्रोविजन लगेगा। कब कब नहीं लगेगा वो भी सुन लो। जब कंपनी ने मेंबर को एसेट दी या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने मेंबर को एसेट दी, प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होगा। बोलो क्लियर? कंसेप्ट क्लियर बेटा? चलो सेक्शन 45(5) सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे बेटा। सेक्शन 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा कंपल्सरी एक्विजिशन, और अगर सरकार कंपल्सरी एक्विजिशन कर लेती है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भैया ये आपकी फैक्ट्री है, सरकार यहां से हाईवे बनाने वाली है, सरकार ने फैक्ट्री आपकी ले ली, सरकार इसके बदले में आपको कंपेंसेशन देगी। तो सेक्शन 45(5) में हम कैपिटल गेन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, कंपेंसेशन को सेल वैल्यू मानेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, वो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये कैपिटल गेन आया। नया पॉइंट क्या है बेटा? वो सुनना। नया पॉइंट बच्चों ये आता है कि कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में दिक्कत ये आती है, गवर्नमेंट कंपल्सरी एक्वायर तो कर लेती है, लेकिन कंपेंसेशन का अमाउंट आपको कई समय बाद मिलता है। तो गवर्नमेंट यहां पर बोलती है भैया टैक्स हम उस ईयर में लेंगे जिस ईयर में कंपेंसेशन या कंपेंसेशन का पार्ट आपको पहली बार मिला, बराबर बेटा। जिस भी ईयर में कंपेंसेशन या पार्ट ऑफ कंपेंसेशन मिलेगा, पूरा कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। यही बच्चों मैंने बताया था आपको इनहेंस्ड कंपेंसेशन। मान लो प्रॉपर्टी पर कंपेंसेशन गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए तय करा था, बाद में सरकार ने 2 लाख का कंपेंसेशन और बढ़ा दिया। 2 लाख के कंपेंसेशन को हम सेल कंसिडरेशन के तौर पे लेके चलेंगे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। तो जो ओरिजिनल एसेट है वो लॉन्ग टर्म थी, तो ये भी लॉन्ग टर्म। एक्सपेंसेस क्या माइनस करेंगे? जो इनहेंस कंपेंसेशन के लिए आपके लीगल एक्सपेंसेस लगे हुए इसमें से माइनस करेंगे। बाकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस नहीं होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो पहले आपको कंपेंसेशन मिला था, फिर आपने इनहेंस कंपेंसेशन के लिए आवेदन करा, वो भी बढ़ के मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट हो सकता बाद में और भी हायर कोर्ट में चली गई और फिर आपका कंपेंसेशन चेंज हो गया, कम हो गया। तो हमने रिवाइज्ड कंपेंसेशन का कैलकुलेशन पढ़ा था। आपका रिवाइज्ड कंपेंसेशन मान लो अब है 7 लाख। ट्रांसफर के खर्चे यानी सेलिंग एक्सपेंसेस, जो पहला केस लड़ा था दूसरा केस लड़ा था, दोनों के खर्चे यहां से लीगल एक्सपेंसेस माइनस हुए। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट तो 0 रहेगा।
और ये अब हमारा निकल के आ जाएगा कैपिटल गेन। और पिछली बार जितना गेन भर चुके हैं इस बार ये इतना गेन है, दोनों के बीच में अगर मान लो डिफरेंस है तो एक्सेस अगर टैक्स भर चुके तो रिफंड होगा, और कम भरा है तो टैक्स आपको और भरना। कौन सा सेक्शन था बच्चों, ये याद है बेटा आपको, ध्यान है क्या बेटा? चलिए बच्चों ध्यान से, अब हम बात कर रहे थे जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। सुनना बच्चों ध्यान से, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट समझो, रेडी से बच्चे? बच्चों जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में मैंने एग्जांपल दिया था कि कई बार क्या होता है भाई, जमीन आपकी और कोई बिल्डर बोलता है सब इसमें मल्टीएम बना देते हैं, इसमें जितने फ्लैट निकलेंगे 40% आपके 60% हमारे। अब आपने तो जमीन पे अधिकार दे दिया, उसके प्रतिफल में आपको 40% फ्लैट मिल रहे बराबर। अब ऐसे केस में आप पे टैक्स कैसे लगेगा? तो यहां गवर्नमेंट क्या करेगी, मान लो जो 40% फ्लैट आपको मिले, 40% फ्लैट का फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लेंगे हम, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पैसा भी आपको मिला वो भी जोड़ लेंगे। कॉस्ट किसके लेंगे? पूरी जमीन की। अभी कैपिटल गेन टैक्सेबल कैसे होगा? तो कैपिटल गेन टैक्सेबल के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, ये कैपिटल गेन टैक्सेबल करने के लिए ये कैपिटल गेन टैक्सेबल करने के लिए एक टेबल मैंने आपको बताई थी, जो इधर से बताई थी। चलो ठीक है, चलो इधर से मैं बताता हूं। बच्चों समझो, यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लो आपने किसी बिल्डर के साथ एग्रीमेंट करा, जमीन आपकी गई और बदले में आपको मान लो 40% फ्लैट मिले और पैसा मिला, तो 40% फ्लैट की फेयर मार्केट वैल्यू और जो कैश मिला दोनों को जोड़ के हम सेल कंसिडरेशन मानेंगे। कॉस्ट पूरी जमीन की कॉस्ट को माइनस करेंगे। और ये टैक्सेबल कब होगा? अगर मान लो आपने प्रॉपर्टी कंप्लीट होने के पहले ही बेच दी, तो जिस ईयर में बेची उस ईयर में टैक्सेबल, और कंप्लीट होने के बाद बेची तो जिस ईयर में कंप्लीट हुआ उस ईयर में टैक्सेबल। बहुत सीधी सी बात है बेटा, नया प्रोविजन है। आप जमीन मालिक हो, आपने डेवलपर को दिया, तो जमीन पे बड़ी मल्टी बनाएगा, रेशियो डील हो जाती है जिसको रेशियो डील बोलते हैं। आपने कहा भाई ये 40% जितना भी यहां पे कंस्ट्रक्शन होगा 40% आपका और साथ में 5 लाख रुपए और लेना, चल। ये सेल वैल्यू माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ लैंड, क्योंकि लैंड पे से आप अपना अधिकार त्याग रहे हो। लेकिन टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा? अगर आपने बिल्डिंग कंप्लीट होने के पहले बेच दी तो उस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद बेचे तो जिस ईयर में कंप्लीट हुआ उस ईयर में टैक्सेबल होगा। चलो बोर्ड पे देखना बेटा, स्लम्प सेल याद है बच्चों आपको? बहुत ध्यान से सुनो बेटा। समझाएं हम? स्लम सेल ऑफ एसेट क्या होगा वो समझिएगा। कई बार हम क्या करते हैं, कई बार बच्चों बोर्ड पे देखो, कई बार हम क्या करते हैं पूरी पूरी फैक्ट्री बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने देवास की फैक्ट्री बेची जिसके अंदर की लेन, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर, बल्कि उसके साथ जो डेटर थे और क्रेडिटर थे पूरे के पूरे बिजनेस को बेच दिया, उसको बोलते हैं स्लम सेल। अब यहां पर आपको एक साथ एक मुश्त कंसिडरेशन मिलता है, तो उस एक मुश्त कंसिडरेशन को लेके चलेंगे और उस एक मुश्त कंसिडरेशन में से माइनस क्या करेंगे? कॉस्ट। तो
कॉस्ट कैसे माइनस करेंगे? हम निकालेंगे उसकी नेटवर्थ। क्या निकालेंगे बच्चों? ये देखिए, मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने कि पूरी पूरी फैक्ट्री को मैंने बेच दिया। ये स्लम सेल, हम पूरे पूरे सेल कंसिडरेशन को लेके चलेंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, कॉस्ट क्या लेंगे? कॉस्ट लेके चलेंगे नेटवर्थ। जिस डेट को आपने एसेट ट्रांसफर की उस तारीख के दिन की नेटवर्थ निकालेंगे। और नेटवर्थ निकालते समय हम क्या करेंगे? नेटवर्थ निकालते समय डेप्रिसिएबल एसेट की डब्ल्यूडीवी पकड़ेंगे, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट की बुक वैल्यू पकड़ेंगे, जो कंसिल्ड एसेट है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ेंगे, कुछ और भी अनरिकॉर्डेड एसेट थी या 35 एडी के अंदर जिन एसेट की आप डिडक्शन ले चुके हो उनकी वैल्यू हम 0 पकड़ेंगे। इन सबका हम टोटल करेंगे और इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो मेरे सामने आएगा नेटवर्थ। ये नेटवर्थ को यहां कॉस्ट के तौर पर हम माइनस करते हैं। और अब मेरे सामने आता है कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैसा माना जाए? तो सुनो ध्यान से, जो बंच ऑफ एसेट आपने बेचा ना, उसमें एक एसेट भी अगर ऐसी है जो कि 36 मंथ से ज्यादा होल्ड की हुई है, तो ऐसे केस में इंटायर कैपिटल गेन कैसा मान लिया जाएगा? लॉन्ग टर्म। क्लियर? अच्छा, यहीं पर नेटवर्थ निकालने का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट दोनों को जोड़ लिया हमने, मतलब वही नेटवर्थ हम निकालेंगे कैसे? डब्ल्यूडीवी, बुक वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू। डब्ल्यूडीवी किसका लेंगे? डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का बुक वैल्यू, कुछ कंसिल्ड एसेट निकल के तो फेयर मार्केट वैल्यू। 35 एडी में ऑलरेडी टैक्स के अंदर जिसका बेनिफिट ले चुके तो उस केस में वैल्यू निल। अच्छा, यहां नेटवर्थ निकालते समय कोई रिवैल्यूएशन मत करना, रिवैल्यूएशन परमिसिबल नहीं है। और साथ ही साथ सीए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। सीए सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, नेटवर्थ सर्टिफिकेट, जो कि सीए फॉर्म नंबर 3 सीईए के अंदर आपको सर्टिफिकेट देगा। क्लियर? ये मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था बेटा स्लम सेल का। $50C, अभी $50C उधर बात करेंगे, $43C अभी उधर आएगा। हाँ बच्चों ध्यान देना, समझो 43CA और 50C ये हालांकि बिजनेस प्रोफेशन हेड का सेक्शन है और ये कैपिटल गेन हेड का सेक्शन है, बराबर बेटा। अगर आपके पास जो लेन बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टॉक के रूप में बेची है तो 43CA में जाएगा, और वही आपने लेन बिल्डिंग अगर मान लो कैपिटल एसेट के रूप में बेची तो सेक्शन 50C में जाएंगे। यहां हम कंपेयर करते हैं स्टाम्प ड्यूटी एक्ट की वैल्यू, कौन सी वैल्यू को? हालांकि 10% तक का डिफरेंस हम कंसिडर कर लेते हैं। याद करो सेक्शन 50C के अंदर 10% तक का डिफरेंस एक्सेप्टेड है, बराबर बेटा। क्लियर? लेकिन डिफरेंस अगर ज्यादा है, डिफरेंस अगर ज्यादा तो हायर वैल्यू को लेके चलेंगे। अब सुनना बच्चों ध्यान से, कई बार हम स्टैम्प ड्यूटी एक्ट की वैल्यू कौन से दिन के लेके चले? वैसे तो रजिस्ट्री के दिन के लेके चलते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट उसके पहले हुआ है और एग्रीमेंट के दिन या उसके पहले कुछ कंसिडरेशन अकाउंट पे ही चाहिए यानी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आया है, तो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट की वैल्यू रजिस्ट्री के दिन के लेने के बजाय हम एग्रीमेंट के दिन के भी लेके चल सकते हैं। ये बात बिजनेस हेड भी परमिट करता है और कैपिटल गेन हेड भी परमिट करता है। हम रजिस्ट्री के दिन की स्टैम्प ड्यूटी एक्ट की वैल्यू लेते हैं, लेकिन हम एग्रीमेंट के दिन की भी स्टैम्प ड्यूटी एक्ट की वैल्यू लेके चल सकते हैं, सब्जेक्ट टू दैट कि एग्रीमेंट रिटर्न हो और एग्रीमेंट के पहले या उस दिन कुछ कंसिडरेशन या पूरा कंसिडरेशन अकाउंट पे ही चेक किया यानी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आपके पास आया हो। 50CA वही बात कर रहा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। कई बार इमूवेबल प्रॉपर्टी का फुल सेल कंसिडरेशन शो नहीं होता है, तो ऐसे केस में मार्केट वैल्यू को हम सेल कंसिडरेशन मानते हैं। ऐसे ये छोटा सा सेक्शन था 50D। यहां पर भी मैंने बताया था कि कई ऐसी एसेट होगी जिनका कंसिडरेशन मेरे को पता नहीं होगा, तो हम उसका कंसिडरेशन क्या लेके चलेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू। हाँ,
मैटर रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। बोर्ड पे देखो बेटा, मैटर रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ये पॉइंट अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इस हेड के बीच में नहीं बेटा, बस खत्म कर दो, अभी चलने दो, अभी चलने दो, अभी चलने दो। हाँ बच्चों, समझ बेटा बहुत ध्यान से। ये देखो, जो मैंने सेक्शन पढ़ाए थे बेटा, वो 2 मिनट ध्यान से सुनना। याद करो, सेक्शन 50C उधर मैं पढ़ा चुका हूं। कितना परसेंट डिफरेंस चलेगा बेटा? 10%। 10% से ज्यादा डिफरेंस नहीं। यस, ये पॉइंट देखो। करूं मैं स्टार्ट? बच्चों मैं स्टार्ट करूं? सब बच्चे रेडी? चलो। फॉरफीचर ऑफ एडवांस रिसीव्ड इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कई बार बेटा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का हम सौदा करते हैं और उसके बदले में सामने वाले व्यक्ति से कई बार बयाना ले लेते हैं, और सामने वाली पार्टी अगर फेल होगी तो बयाना जब्त। तो देखो, 2014 के पहले नियम अलग था। 2014 के पहले नियम यह था कि बयाना अगर आपने जब्त कर लिया तो भविष्य में जब भी प्रॉपर्टी बेचोगे तो उसकी कॉस्ट को, जितना बयाना जब्त कर लिया उससे माइनस करेंगे और फिर बच्चों को इंडेक्स करेंगे। अब ऐसे में मान लो बयाना आपने आज जब्त कर लिया, वो प्रॉपर्टी 10 साल नहीं बेची, तो अब जो बयाना जब्त हुआ उसका चेक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तब गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट कर दिया कि भाई 2014-15 से अब अगर आपको किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के नेगोशिएशन में कोई बयाना मिलता है और उसको अगर आप जब्त कर लेते हो, तब उसको उसी ईयर में, जिस ईयर में कि बयाना आपने जब्त करा, हम लेके जाएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, टैक्सेबल कर देंगे 1 अप्रैल 2014 के बाद ही। यानी बच्चों सुनना, अगर बयाना 1 अप्रैल 2014 के पहले मिला तो सेक्शन 51 लगेगा। 51 ले जाएगा उसको कैपिटल गेन में। कहां पे बेटा? और कैपिटल गेन में क्या करेंगे बच्चों? जब भविष्य में जब भी वो असेट बिकेगी ना तो उसकी कॉस्ट को माइनस कर देंगे और उसके बाद इंडेक्स। अच्छा चलो, 1 अप्रैल 2014 के बाद बयाना मिला तो उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा जिस ईयर में बयान हमें मिला, और कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब बच्चों मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों को एग्जम्पशंस पढ़ाना। बच्चे रेडी? सुन लो बेटा ध्यान से, बोर्ड पे देखना बेटा, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे। बच्चों हमने सेक्शन 54 पढ़ा था और 54 में हम लोग बात कर रहे थे कि रेसिडेंशियल हाउस को बेच के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उसको वापस रेसिडेंशियल हाउस में लगा दिया तो कैपिटल गेन क्या हो जाएगा? एग्जम्प्टेड। या मैंने आप लोगों को बताया था कि सब असेसी, इंडिविजुअल या एचयूएफ हो सकता है। सुना बच्चों, ईशा ध्यान दो। मान लीजिए आपके पास पहले से रेसिडेंशियल हाउस है जो कि लॉन्ग टर्म है, इसको आपने बेचा, नेट कंसिडरेशन आया, इंडेक्स कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करा, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। अब सरकार बोलती है इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को वापस रेसिडेंशियल हाउस में लगा दो, हम एग्जम्पशन दे देंगे। क्लियर? और अगर मान लो, अच्छा इन्वेस्ट करने के लिए टाइम लिमिट क्या है?
जिस ईयर को ओरिजिनल प्रॉपर्टी बेची उसके पिछले 1 साल पहले में भी खरीद या कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर सकते हो, या अगले 2 साल के अंदर खरीद सकते हो, या अगले 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। अच्छा, यही मैंने एक बात बताई थी कि मान लो ये मेरा आईटीआर फाइल करने का डेट आ गया, अभी तक मैं रहने के मकान में नहीं लगा पाया, तो जितना पैसा रहने के मकान में लगाना चाहते हो उसको उठा के आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो। अच्छा, अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया तो अभी आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, अभी तो मिल जाएगा ना बेटा, कब तक जमा कर सकते हैं? आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक। अच्छा चलो, आपने जमा कर दिया, एग्जम्पशन मिल गया, क्या वो पैसा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पड़ा रहेगा? नहीं, आपको वही निर्धारित 2 या 3 साल की जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर पैसा निकालना भी है। और चलो, अगर आपने वहां से पैसा निकाल के रहने के मकान में लगा दिया तो प्रॉपर यूज, वहां से पैसा निकाल लिया और आपने अदर पर्पस में लगा दिया तो टैक्सेबल। और अगर मान लो 2 साल 3 साल का समय सीमा निकल गया, अभी तक पैसा अनयूज्ड पड़ा है तो टैक्सेबल। पक्का? चलो, आपने रहने का मकान खरीद भी लिया तो अब गवर्नमेंट उस नए मकान जो कि खरीद लिया, बना लिया, उसमें दिमाग लगाएगी। जो नया मकान खरीदिए बना लिया उसको आप अगले 3 साल तक ट्रांसफर और कर दिया तो उसका कैपिटल गेन निकालते समय उसकी कॉस्ट को उतने से माइनस कर देंगे जितना कि आप ऑलरेडी इस पर एग्जम्पशन गट। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यही मैंने एक छोटा सा पॉइंट और बताया था कि अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, किसको? कैपिटल गेन 2 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, तो ये इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया में करोगे। और कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ के अंदर अंदर ही है तो इन्वेस्टमेंट 2 रेसिडेंशियल हाउस इन इंडिया में कर सकते। चल बताओ, 54 क्लियर? हाँ, बट ये 2 ईयर वाला 1 ईयर इन लाइफ है। हाँ बेटा, चलो, क्या सेक्शन 54 क्लियर? (54B) सुनना बच्चों, बोर्ड पे देखो। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल गेन अराइज इन एग्रीकल्चर लैंड इन अनदर एग्रीकल्चर लैंड। यहां गवर्नमेंट क्या बोलती है बच्चों? सुनो, आपके पास पहले से एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन बड़े ये एग्रीकल्चर लैंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होगा, रूरल नहीं। तो रूरल मतलब 10,000 से कम वाले एरिया में वो कैपिटल एसेट ही नहीं होता। ये अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, इसको बेचने पर कैपिटल गेन हुआ। सरकार आपको 2 साल का समय देती है, अगले 2 साल के अंदर दूसरा एग्रीकल्चर लैंड खरीद लो। और खरीदने के लिए गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि कौन सा, अगर आपने रूरल खरीद लिया तो भी चलेगा, अर्बन खरीद लिया तो भी चलेगा। अब आप बताओ, आपने ओरिजिनल एग्रीकल्चर लैंड बेचा, उसका नेट सेल कंसिडरेशन आया, कॉस्ट से इंडेक्स कॉस्ट माइनस करा, इंप्रूवमेंट कॉस्ट माइनस करा, मान लो कैपिटल गेन आया 25 लाख। अब मेरे को बताओ बेटा, इन्वेस्टमेंट कितना करना है? 25। कितना करना है बेटा? चलो, आपने 22 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए तो छूट कितने की मिल जाएगी? 22। चलो, आपने इन्वेस्ट 26 लाख कर दिए तो बेटा गुड। अच्छा बच्चा, अब ये बताओ, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए समय सीमा कितनी है? 2 साल ना बेटा?
लेकिन मान लो हम आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो, आप अभी एग्जम्पशन ले लो। लेकिन क्या कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करते ही काम खत्म हो जाएगा? समय सीमा में पैसा निकालना और उसको यूज भी। अच्छा, अगर मान लो आपने नया एग्रीकल्चर लैंड खरीद भी लिया, अब उसको अगले कितने साल तक मेंटेन करना है? 3 साल बेच नहीं सकते हो। चलो बेच दिया तो उसका जब कैपिटल गेन निकालने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे जितने का एग्जम्पशन ऑलरेडी आप। पक्का बेटा? कंसेप्ट क्लियर? (54D) समझा बेटा? सेक्शन 54D, करो मैं स्टार्ट। सुनना बच्चों, 54D में मैंने आपको बताया था कि सब कोई एक असेसी है, उसका फैक्ट्री है, गवर्नमेंट सपोज कर यहां से हाईवे बनाना है, तो गवर्नमेंट ने उसका इंडस्ट्रियल लेन बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर कर लिया, और लेन बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर कर लिया तो उस पर गवर्नमेंट कंपेंसेशन देगा, जो कि सेक्शन 45(5) में निकालेंगे। अब जो इंडस्ट्रियल लेन बिल्डिंग गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर करा, उस पर सेल कंसिडरेशन आया, इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करा तो नेट सेल कंसिडरेशन आया। कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट माइनस करा तो ये मेरे पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। बराबर बेटा? चलो कैपिटल गेन आया 15 लाख। अब आप उसको वापस से इन्वेस्ट कर सकते हो किसी दूसरे अनदर इंडस्ट्रियल लेन एंड बिल्डिंग में। मान लो 12 लाख रुपए लगा दिए तो 12 की छूट, 15 लगा दिए तो 15 की छूट, 18 लगा दिए तो 18 लगा दिए तो 15 की छूट। अच्छा चलो अब ये बताओ, अगर मान लो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम इज एप्लीकेबल। अच्छा, स्कीम में पैसा जमा करा दिया तो उसके बाद भी समय सीमा के अंदर आपको पैसा निकाल के इन्वेस्ट करना ही है। नहीं करा, समय निकल गया तो गेन टैक्सेबल हो जाएगा। पक्का? अच्छा, जो नई असेट खरीदी उसको कितने साल तक मेंटेन करना है? 3 साल में अगर बेच दिया तो उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस कर देंगे कैपिटल गेन निकालते समय। आपको ध्यान है बेटा? शायद आपको याद नहीं होगा, मैंने इसमें आपको टैक्स प्लानिंग के तरीके भी बताए थे यार, बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए थे यार बच्चों। क्या बात करो यार, ये देखो मैंने टैक्स बचाने के तरीके आपको कराए थे कि अगर हम उसी डेप्रिसिएबल एसेट है, ये कौन सी एसेट है बेटा? अब अगर बेटा डेप्रिसिएबल एसेट अपन जिस साल बेचा ना उसी साल अगर नई इन्वेस्ट कर दे तो ब्लॉक कंसेप्ट के अंदर हम डबल बेनिफिट ले जाते। ये मैंने पूरा एग्जांपल करके बताया था। और दोनों कंपैरिजन करके बताया दो, देखो यहां टैक्सेबल 12 लाख आ रहा है और यहां टैक्सेबल देखो 4 लाख आ रहा है। ये कहीं लॉ नहीं बताएगा, लेकिन आपको जानकारी में मैंने बताया था कि देखो ब्लॉक कंसेप्ट के अंदर गवर्नमेंट को उलझा जाएंगे। फुटर ले लो अगर ध्यान नहीं आ रहा है तो। मैंने कुछ नहीं करा था बेटा। बच्चों जो नई एसेट है ना, ये देखो 10 अप्रैल के दिन हम नई एसेट खरीद रहे थे, उसके बजाय मैंने उसको 31 मार्च के पहले पहले खरीद लिया था। तो चूंकि ब्लॉक कंसेप्ट चलता है, ब्लॉक कंसेप्ट के अंदर डेप्रिसिएबल एसेट को हम क्या कर लेते हैं, परचेस करने को जोड़ लेते हैं, सेल को बाद में घटाते हैं।
तो उस ब्लॉक कंसेप्ट का फायदा मेरे को मिल गया था। पक्का? फिर बच्चों मैंने एग्जम्पशन से रिलेटेड एक सेक्शन बढ़ाया था 54 EC। 54 EC के अंदर मैंने आपको बताया था एनी असेसी, एनी लॉन्ग टर्म लेन इन बिल्डिंग, और कोई भी लॉन्ग टर्म लेन इन बिल्डिंग को आपने बेचा, लॉन्ग टर्म गेन हुआ, तो उसको 6 महीने के अंदर आप इन्वेस्ट कर दो। इसके अंदर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स। इस सूची में पहले नाबार्ड भी था, लेकिन अब नाबार्ड के बॉन्ड्स यहां से हटा दिए बेटा। नाबार्ड यहां से हटा के डाल दिया है 80। शाबाश, पक्का? अच्छा, इन्वेस्टमेंट का यहां पे लिमिट है, मैक्सिमम 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ तो यार मेरे को, क्या यहां कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एप्लीकेबल होगा? गुड। क्यों नहीं बेटा? टाइम लिमिट 6 महीने का ही ना बच्चों। सुनना बच्चों, कैपिटल गेन का अंतिम एग्जम्पशन बहुत अच्छा एग्जम्पशन यहां मैंने बताया था कि सब असेसी इंडिविजुअली अचीव होगा, और आपने कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा, उसका जो नेट सेल कंसिडरेशन आया ना, वो उठा के रहने के मकान में लगाओ। कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचा, उसको बेचने का जो नेट सेल कंसिडरेशन, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, मैं नेट सेल कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं। देखो बच्चों, यहां पर अपन ने डिस्कस करा था बेटा, ये देखिए असेसी इंडिविजुअल एचयूएफ हो सकता है। आपने कोई भी प्रॉपर्टी बेची, लेकिन अदर देन रेसिडेंशियल हाउस, क्योंकि देखो रेसिडेंशियल हाउस बेचा और रेसिडेंशियल हाउस ही खरीदना है, तो हम 54 में जाएंगे। ये हमने निकाला, नेट सेल कंसिडरेशन 50 लाख आया, और अभी पैसा रहने के मकान में लगाना चाहते हो, तो अभी तक के सेक्शन में बच्चों में गेन इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था। यहां सरकार बोलती है 20 लाख रुपए का गेन तब माफ होगा जब पूरे 50 लाख इन्वेस्ट करोगे। 20 लाख का गेन माफ कराने के लिए मेरे को पूरे 50 लाख रुपए रहने के मकान में इन्वेस्ट करना है, और अगर मैंने 50 के बजाय आधी इन्वेस्ट करे तो एग्जम्पशन भी हाफ। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, एग्जम्पशन का फॉर्मूला बनाया था बेटा। फॉर्मूला क्या बनेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट इन सेक्शन 54F। अच्छा चलो, अब ये बताओ, ये आपने इन्वेस्ट करके एग्जम्पशन ले लिया। अब बच्चों ये बताओ बेटा, क्या अब आप इस मकान को बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो। कितने साल तक नहीं बेचोगे? अच्छा, एक और बात, अगले 3 साल में कोई दूसरा मकान खरीद भी मत लेना, बना भी मत लेना। बनाना चालू करो तो कंस्ट्रक्शन मत कर लेना। कर लिया तो ये जो एग्जम्पशन, हाँ नहीं बनाना, क्योंकि सरकार उन लोगों को फायदा देना चाहती है जो लोग बेचारे सारी संपत्ति बेच बाच के खुद के रहने के मकान बनाने जा रहे हैं। तो आपका कैपिटल गेन माफ कर दिया ना। और आप अगर मान लो 3 साल के अंदर 2-2, 3-3 मकान बनाने की कैपेसिटी रखते हो, तो यू आर कैपेबल असेसी। 3 साल में बेचना मत, 3 साल में दूसरा बना मत लेना। बना लिया तो जो एग्जम्पशन वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, बराबर। अच्छा चलो, बेच दिया, तो यहां थोड़ा सा डिफरेंट है यार बेटा। यहां क्या डिफरेंस है वो सुनो। अगर बेच दिया तो न्यू रेसिडेंशियल हाउस का कैपिटल गेन अलग निकलेगा, और जो एग्जम्पशन लिए थे वो अलग से टैक्सेबल होगी। क्योंकि यहां क्या बेटा, इनडायरेक्ट एग्जम्पशन थी बच्चों। समझे आप?
या इनडायरेक्ट एग्जम्पशन थी बेटा, समझे? अच्छा चलो, अगर हम आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक रहने के मकान में नहीं लगा पाए तो? अगर हम आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक रहने के मकान में नहीं लगा पाए तो क्या करेंगे बच्चों? कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम। चलो, स्कीम अगर पैसा लगा दिया तो ठीक, वहां से पैसा अपने रहने के मकान में लगा दिया तो प्रॉपर यूज, मिसयूज कर लिया तो बोलो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल पूरा नहीं होगा, प्रपोर्शन, पक्का? अनयूज रह गया तो भी टैक्सेबल होगा प्रपोर्शन में, अनयूज रह गया तो भी टैक्सेबल होगा प्रपोर्शन। चलो बताओ, क्या एग्जम्पशन के सारे सेक्शन आपको क्लियर हुए? हाँ, एक सेक्शन मैंने पढ़ाया था, सेक्शन 54H। सिंपल सी बात मैंने बताई थी, मेरे हिसाब से कई बच्चों की कॉपी में इसी तरह के डिजाइन बने हुए हैं, है ना? ये डिजाइन से याद आ जाएगा यार। सुनना बेटा, बच्चों सुनो, मैंने बताया था बेटा सेक्शन 54 में इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट है, 54B में, 54EC में, 54F में, है ना? सब में इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट है। लेकिन अगर मान लो आपकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर कर रखी थी, किसने? कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं, कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ गुड, ओरिजिनल प्रॉपर्टी किसने एक्वायर कर रखी थी? यस। और गवर्नमेंट का कंपेंसेशन अगर लेट मिलता है तो इन्वेस्टमेंट की टाइम लिमिट वहां से स्टार्ट होगी जहां से कंपेंसेशन मिलता है, और टुकड़े टुकड़े में मिलता है तो टुकड़े टुकड़े को इन्वेस्ट करने की टाइम लिमिट जिस सारी को टुकड़ा मिला उससे स्टार्ट होनी। पैसा हाथ में आएगा तो इन्वेस्ट करूंगा ना भाई, क्लियर? हाँ, ये मैंने पढ़ाया था सेक्शन 55 है, मैटर रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। उधर में पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था नहीं इधर में समझूंगा, समझो। मैटर रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर, क्या वैल्यूएशन ऑफिसर के पास मैटर भेजा जा सकता है? जैसे सुनना बच्चों, मैं इसे याद करा दूंगा। चलो बोर्ड पे देखो, हितेश बोर्ड पे देखो, सैम बोर्ड पे देखना बेटा, ईशा ध्यान बोर्ड पे सुनो। कई बार क्या होता है, हमने कोई असेट बेची, उसका सेल वैल्यू दिखाया, इनकम टैक्स ऑफिसर को डाउट है कि सेल वैल्यू कम दिखाया, आप बता रहे मकान बेचा, डिपार्टमेंट को डाउट है मकान जो बेचा आपने ज्यादा में बेचा और कम दिखा रहे, तो वो उस मकान का वैल्यूएशन करने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। और वैल्यूएशन ऑफिसर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आदमी जो प्रॉपर्टी की सही वैल्यू निकाल के देगा। अब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास फाइल कब भेज सकते हैं? तो तीन बातें। पहली बात, क्या आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू शो कर रखी थी? ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर बेटा प्राइवेट वैल्यूअर है, लेकिन इनकम टैक्स से इनको लाइसेंस मिला है। जैसे सराफा में कई दुकानों के बाहर देखोगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कई सिविल इंजीनियर की दुकान के ऑफिस के बाहर देखोगे रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू को आप सेल वैल्यू लेके चले हो ना, फिर कुछ भी डिफरेंस हो, जरा भी डिफरेंस हो, मैटर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेजा जा सकता है। और अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वैल्यू को नहीं लिया है तो मैटर छोटे हैं, वहां सरकार बोलती है 15% ऑफ वैल्यू शोन या 25,000, दोनों में से जो, शाबाश, उतना अंतर चलेगा। पहले तो सरकार बोली थी 15% तक का अंतर चलेगा, और लोगों ने नियम ही बना लिया 15%। झूठ बोलो रे भाई, सरकार बोली नहीं, 15% या 25,000, दोनों में से जो उतना अंतर चलेगा, उससे ज्यादा अंतर है वैल्यूएशन ऑफिसर। तीसरा मैंने केस आपको बताया था कि कई ऐसे मैटर होते हैं जहां पर कि जो अंतर की राशि दिख रही वो कम है, पर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि रेवेन्यू के इंटरेस्ट में
एक बार इस केस को छोड़ा तो अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी, उसका क्यूमुलेटिव इंपैक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे बड़ा सब्सटेंशियल पड़ेगा। तो फिर वो छोटे मैटर भी अगर होंगे तो उसको वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता, ऊपर के दोनों नियमों को साइड में रखें। चलो 55 है, किसकी बात करता बताओ? मैटर रेफर टू, कौन भेजेगा? असेसिंग ऑफिसर। किसको? किस बात के लिए? किसकी वैल्यू निकाल के बताओ ये सौदा सही हुआ है कि नहीं, सही वैल्यू पे हुआ है कि? पक्का? फिर ये 3 सेक्शन मैंने बताया थे, जरा तीनों सेक्शन को ध्यान से देखना, जरा बोर्ड पे देखो। सेक्शन 111A, आगे के 111A पे चलो सुनना बेटा। सेक्शन 111A, यहां मैंने बताया था कि अगर आपने इक्विटी शेयर बेचे या किसी बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट बेचे या इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स को बेचा और ये 1 अक्टूबर 2004 के बाद बेचे, मतलब जब से सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आया है और इस पर एसटीटी ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। क्या चार्ज हो चुका बेटा? तो चूंकि एसटीटी आप पे कर चुके हो तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा उस पे टैक्स का रेट सीधा कितना % लगेगा? वैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है ना नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता बेटा, और अगर आप 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो सीधा 30% टैक्सेबल हो जाता बेटा। और 111A को गवर्नमेंट ने कितने उसमें कर दिया है? 15%। बशर्ते या तो इक्विटी शेयर्स होने चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के यूनिट्स होने चाहिए, यूनिट होने चाहिए बिजनेस ट्रस्ट के, वो उस पर एसटीडी पे कर चुके हो। अच्छा एक बात और, कितना % टैक्स लगेगा बच्चों? अच्छा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट याद है आपकी कितनी बनती है? 2.5 लाख। 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख। कभी मान लो अपनी अन्य इनकम 2 लाख ही है तो उसका 50 बचा हुआ इसमें से सेट ऑफ मारना और बचे हुए 15% लगाना, है ना? अच्छा ऐसे ही जो एटीसी से एटीयू की डिडक्शन भी नहीं मिलती है, जो मैं एटीसी से एटीयू की डिडक्शन बताऊंगा ना उसमें कभी कभी एडजस्टेड टोटल इनकम निकालना सिखाऊंगा और उसमें बताऊंगा 111A का कैपिटल गेन छोड़ के। वो इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि इस पे वैसे ही हमने टैक्स की रेट कम कर रखी है, अब इसमें से डिडक्शन थोड़ी देंगे रे भाई, समझे? यहां टैक्स की रेट 15% कर रखी है ना यार हमने, लॉजिक समझो ना बेटा। चलो अब ये देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बताओ टैक्स की रेट कितनी % है? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना %? 20%। लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट असेसी है, कौन असेसी है? या फॉरेन कंपनी है, बताओ जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना % टैक्स है? 20। कितना % है? 20%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना % है? 20। ठीक है ना, 20% है, बराबर ना बेटा? कितना % है? लेकिन अगर कोई नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है, ओके, उन्होंने सिक्योरिटीज में अनलिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज में डील किया, ठीक है, किसमें डील किया? और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर वो विदाउट इंडेक्सेशन कैलकुलेशन करते हो, फॉरेन करेंसी में कैलकुलेशन करते, किसमें कैलकुलेशन करते हैं? क्योंकि क्या होता है अमेरिका का जो पर्सन है ना वो इंडिया में भेजता है डॉलर, अब उसको कैलकुलेशन आप रुपए में करोगे और कैपिटल गेन लगाओगे तो रुपए में बहुत ज्यादा आ जाता है, जबकि डॉलर में कन्वर्ट होकर जब वो कैपिटल गेन देखता है तो उसके हाथ में कम आता है। गवर्नमेंट ने उसको बेनिफिट दिया, क्या पूरा का पूरा कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में कर लो, इंडेक्स नहीं करने देंगे, और टैक्स का रेट कितना %? 10। हाँ, यही मैंने एक और ऑप्शन दिया था, आपके पास एक विकल्प है
लिस्टेड सिक्योरिटी या जीरो कूपन बॉन्ड है, कौन सी सिक्योरिटी बेटा? तो आप बिना इंडेक्सेशन 10% का टैक्स लगा सकते हो। ये एक मैंने ऑप्शनल कैलकुलेशन बताया था सेक्शन 112 में। बिना इंडेक्सेशन कितना परसेंट टैक्स? ये देखो, ये ऑप्शन बताया था यार बेटा, क्या कर रहे हो यार? ये नॉन रेसिडेंट का कैलकुलेशन कराया था यार मैंने। ये देखो, नॉन रेसिडेंट कैलकुलेशन कराया आपको। है ना? हालांकि कभी पूछा नहीं है नॉन रेसिडेंट का कैलकुलेशन, बट चूंकि यार है तो बताना पड़ा था हमको, बराबर। एक अंतिम बात सेक्शन 112A में, अंतिम बात हितेश सुनना बेटा। 112A में ध्यान देना बेटा। हाँ बच्चों, 112A में मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इक्विटी शेयर, याद है आपको 111A, याद है क्या? वो शॉर्ट टर्म के लिए था ना बेटा, वो शॉर्ट टर्म के लिए था ना, ये वैसा का वैसा लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आपने इक्विटी शेयर बेचे या बिजनेस ट्रस्ट बेचे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचे, बराबर, और इस पर एसटीटी पे कर रखा है। क्या पे कर रखा है? एसटीटी। तो 1 लाख रुपए तक का तो गेन गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया। कितने तक का एग्जाम कर दिया? और 1 लाख से ऊपर पे 10% का टैक्स। 1 लाख से ऊपर पे कितने परसेंट का टैक्स है? 10%। फोटो ले लो उसका ताकि याद रहेगा, लिखा हुआ ना। चलो अब मेरे को बताओ, यहां तक मैंने कैपिटल गेन के सारे प्रोविजन कराए। हाँ, अभी एक छोटे छोटे कुछ पॉइंट और थे जो मेरे दिमाग में हैं। एक मैंने बोनस शेयर वाला पॉइंट बताया था यार आपको, नहीं फिर भी मेरे को, अरे नहीं बेटा मेरे को भरोसा है, नहीं नहीं नहीं, मैं कोई भरोसा नहीं करता हूं आप लोगों पे, भरोसा करना ही नहीं बेटा। ये सब तो मैंने बता दिया, ये सब मैंने बता दिया। क्या एक बार का रिपीट कर दूंगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की कॉस्ट क्या लेके चलोगे? निल। हाँ, ये बोनस शेयर, बोनस शेयर के लिए एक पॉइंट मैंने बताया था। बोनस शेयर की कॉस्ट क्या लेके चलते हैं? क्योंकि 31 जनवरी 2018 से इसमें अमेंडमेंट आया, तो मैंने आपको बताया था बोनस शेयर अगर अलॉट हुए हैं, बोनस शेयर अलॉटेड बिफोर 1 फरवरी, 1 फरवरी के पहले अलॉट हुए। किसके पहले अलॉट हुए? 1 फरवरी के पहले। तो उसकी कॉस्ट क्या लेके चलोगे? फेयर मार्केट वैल्यू, एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से जो कम, दोनों में से जो कम, और एक्चुअल कॉस्ट और ये, इन दोनों में से जो ज्यादा। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 का, और एक्चुअल सेल वैल्यू दोनों में से जो कम, और उसको कंपेयर कर लेना एक्चुअल कॉस्ट, दोनों में से जो ज्यादा। ये एक्चुअली एसटीडी आने के कारण ये उन लोगों को चेंज करना पड़ा था। फेयर मार्केट वैल्यू 31 जनवरी 2018 का, और एक्चुअल सेल वैल्यू दोनों में से जो कम, और एक्चुअल कॉस्ट दोनों में से जो ज्यादा। चलो मेरे को बताओ, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? अच्छा, पूरे रिवीजन में मेरे को एक पॉइंट लग रहा है मेरा एक छूटा है। आपको याद है मैंने 12-15 ट्रांजेक्शन ऐसे बताए थे जिनमें कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की बट ट्रांसफर नहीं मान रहे थे, याद है? सिंपल सिंपल थे। कौन से ट्रांजेक्शन थे, ध्यान है क्या? हाँ, ये 1 मिनट में फटाफट बोल देता हूं बेटा ताकि हेड कंप्लीट हो जाएगा। कोई बच्चा, देखो क्या है, कोई बच्चा बाद में रिवीजन भी करेगा ना तो उसको प्रॉपर हो जाएगा। सेक्शन 46-47 में कुछ ऐसे मैंने ट्रांजैक्शन बताए थे जहां पर कि असेट आपने ट्रांसफर की बट गवर्नमेंट ट्रांसफर नहीं मानेगी। जैसे
अगर आपने एचईएफ के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, ट्रांसफर है बट गवर्नमेंट नहीं मानती, बराबर बेटा। ऐसे ही अगर आपने गिफ्ट या विल के रूप में प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो भी गवर्नमेंट ने उसको ट्रांसफर नहीं माना। ऐसे ही होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को एसेट ट्रांसफर की, लेकिन दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनी के पास 100% होल्डिंग होनी चाहिए और सब्सिडियरी कंपनी कौन सी होनी चाहिए, इंडियन कंपनी, तो भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सब्सिडियरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को एसेट ट्रांसफर की, ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तीन शर्तें, होल्डिंग कंपनी के पास 100% होल्डिंग होनी चाहिए, होल्डिंग कंपनी इंडियन होनी चाहिए और एसेट 8 साल तक नहीं बेचोगे। फिर ए कंपनी बी कंपनी दोनों कंपनी का अमालगमेशन हुआ, दोनों कंपनी की एसेट नई कंपनी के पास गई, वो करोड़ों की एसेट एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास जा रही, बट उसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे बशर्ते नई कंपनी कैसी होनी चाहिए, इंडियन। चलो ए बी कंपनी के दो टुकड़े हुए, करोड़ों की एसेट इधर से उधर गई, बट उसको भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे बशर्ते जो रिजल्टिंग कंपनी वो कैसी होनी चाहिए, इंडियन। अच्छा, इसी तरह से ये ए बी कंपनी, इसके दो टुकड़े हुए, अब आप शेयर होल्डर, आपके पास पहले डिमर्ज्ड कंपनी के शेयर थे, उसके देखे रिजल्टिंग कंपनी के शेयर मिले, तो शेयर की अदला बदली को भी ट्रांसफर नहीं मानेंगे बशर्ते रिजल्टिंग कंपनी इंडियन कंपनी है। चलो कंपनी का अमालगमेशन हुआ, आपके पास पुरानी कंपनी के शेयर थे, उसके बदले में नई कंपनी के शेयर आए, तो शेयर की अदला बदली को ट्रांसफर नहीं मानेंगे बशर्ते न्यू कंपनी इंडियन। अच्छा, अगर आपने इंडियन कंपनी के नॉन रेसिडेंट इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड, एनआरआई बॉन्ड्स, किसी नॉन रेसिडेंट ने भारत के बाहर ही बेच दिए, इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स या सिक्योरिटी कहां बेचे बेटा, भारत के बाहर ही, तो उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी जिस कंट्री में ट्रांजैक्शन हो उस कंट्री में टैक्स लग जाएगा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए मैं आपको यहां लाया हूं ना, वो पॉइंट ये था यार, रिवर्स मॉर्गेज। याद है रिवर्स मॉर्गेज? रिवर्स मॉर्गेज में मैंने आपको बताया था, किसका एग्जाम्पल था ये, सब उसका रही हितेश नाम का बंदा, 5 मिनट खत्म हो जाएगा ना, 5 मिनट के। चलो कोई कॉल है, एक बंदे, हाँ जाओ ना फिर, चलो 5 मिनट में इसको फिनिश कर दो बेटा, है ना। चलो रिवर्स मॉर्गेज ध्यान से सुनो, तब उसका हितेश नाम का बंदा, एज इनकी सिर्फ कितनी, 75, मकान है, सन डॉटर अमेरिका में सेटल्ड है, कोई इनको पूछता नहीं है। अब करोड़ों के मकान में है, पैसा चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये मकान बैंकों को गिरवे रख सकते हो। अभी आप बैंक से पैसा ले लो, चुकाना नहीं, बराबर। जब एसएससी की डेथ हो जाएगी तब उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो लोन चुका दे और ये मकान पे कब्जा ले ले, या अगर वो नहीं पे करते तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मकान को बेचेगी और बेचने के बाद अपना लोन विद इंटरेस्ट रिकवर करेगी, बचा हुआ इनको दे दीजिए, इनको नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह से कई बार हम ये स्कीम भी लगाते हैं, जैसे ये हितेश नाम का बंदा किसी इंश्योरेंस कंपनी को अप्रोच करता है और इंश्योरेंस कंपनी से बोलता है साहब मेरे को साल के या महीने के 50,000 रुपए मिल जाए, मेरा जीवन गुजारा हो जाए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती, ठीक है साहब हम आपको 50,000 रुपए महीना देंगे, लेकिन अभी आपको प्रीमियम के इतने रुपए भरने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, ये प्रॉपर्टी रखते हैं बैंक में, बैंक इसको पैसा देती है,
उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी हमें कमिटमेंट देती है कि जब तक आप जीवित हो आपको 50,000 रुपए महीना। बराबर बेटा। अब यहां रिवर्स मॉर्गेज में कैपिटल गेन नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर्टी बिकी नहीं है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 37 में रिवर्स मॉर्गेज में ये सीनियर सिटीजन लोगों को जो पैसा मिलेगा नॉट टैक्सेबल, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ असेट। पक्का? अच्छा, इनके जाने के बाद मान लो प्रॉपर्टी बिकी तो टैक्स लगेगा, और वो टैक्स किसको देना पड़ेगा? बेनिफिशियरी, जो भी इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। पक्का बेटा? ये बच्चों मैंने कैपिटल गेन हेड का रिवीजन कराया। यहां तक सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो, कितनी देर का? आधी घंटे ज्यादा हो जाएगा यार, मत करो। 15 मिनट यार, क्योंकि मेरे को अब देखो ये बड़ा हेड हो गया अपना, कैपिटल गेन हेड बड़ा हेड था यार, और बहुत सारे बिजनेस प्रोफेशन एक जैसी लय में चलता है, इसमें लय बिगड़ती है, एक अलग एक अलग एक अलग, एक यहां जाता है एक वहां जाता है। बहुत इजी है, बिजनेस हेड एक लय में चलेगा, डिडक्शन एक लय में चलेगा, है ना? चलो, तो 15 मिनट का ब्रेक है बेटा।